अरे वाह, कॉलेज से 1 हफ्ते की छुट्टियां मिली हैं। अब तो इन छुट्टियों का फायदा उठाकर हमें गोवा जाना चाहिए। क्या बोलती है निशा? गोवा तो नहीं, लेकिन मुझे वैष्णो देवी जाना था। वो क्या है ना, मेरा बड़ा मन है कि मैं माँ के दर्शन करके आऊं, लेकिन माँ के घुटने में दर्द रहता है तो वो चढ़ाई कर नहीं सकती और मुझे अकेले वो जाने नहीं देगी, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे यात्रा पर भेज सके। बस इतनी सी बात, तू क्यों टेंशन लेती है? मैं हूं ना। मैं आंटी को बोलूंगी कि तू मेरे साथ घूमने जा रही है। दोनों घर से यही बोलकर निकलेंगे, लेकिन फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने गोवा के रास्ते। और हाँ, तेरे आने जाने का सब खर्च मेरी तरफ से। और अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी ना तो तू मुझे ना नहीं बोलेगी। लेकिन बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। किंजल एक अमीर घराने की लड़की थी तो वहीं निशा एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन दोनों सहेलियों में दोस्ती काफी गहरी थी। दोनों सहेलियां अपने घर से ये कहकर निकल जाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ जा रही हैं। निशा वैष्णो देवी की चढ़ाई करने लगती है। निशा जब चढ़ाई कर रही थी तो उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जो डंडी के सहारे चल रही थी। उस बुढ़िया का पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने ही वाली होती है कि तभी निशा उसे थाम लेती है। घबराइए नहीं माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मुझे तो लगा था मैं तो माँ के दर्शन किए बिना ही ऊपर चली जाऊंगी। आप ऐसा मत कहिए, चलिए आप मेरे सहारे चलिए, मैं आपको माता के दरबार तक ले जाऊंगी। खुश रह बेटी। दूर खड़ा लड़का संजय ये सब देख रहा था। अरे वाह, ये लड़की कितनी समझदार और नेकदिल है। उस बूढ़ी अम्मा को जानती भी नहीं, फिर भी इनकी कितनी मदद कर रही है। ऐसी ही लड़की तो मुझे शादी के लिए चाहिए, जो मेरे परिवार को संभाल सके, उनका ख्याल रख सके। निशा की ये खूबी संजय को भा गई और अब तो वो पूरी ट्रिप पर निशा के पीछे पीछे ही घूमता रहा। फिर एक दिन उसका नाम पूछ ही लिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप तो मेरे शहर से हैं। निशा, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, और आप भी। इस तरह दोनों में प्यार की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। फिर अगले दिन संजय के फोन पर उसके मैनेजर का फोन आता है। सर, गोवा वाले क्लाइंट्स कल ही आपसे गोवा में मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने आपकी टिकट्स बुक करवा दी हैं, आपको आज ही निकलना होगा। संजय उसी दिन गोवा के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंजल गोवा के समुद्र में खूब एंजॉय कर रही होती है। संजय वहां अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद बीच पर घूमने निकलता है, तभी उसका ध्यान वहां डूब रही एक लड़की पर जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। संजय उसे डूबने से बचा लेता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किंजल थी। किंजल संजय को देखते ही उसे दिल दे बैठती है। दोनों सहेलियां ट्रिप से वापस आ जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और दोनों सहेलियों का कॉलेज खत्म हो गया। किंजल के पिता मनोहर संजय के पिता के ही बहुत अच्छे दोस्त थे। मरने से पहले संजय के पिता ने मनोहर से वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी से ही करवाएगा। इसीलिए संजय की मां ने बिना संजय की पसंद जाने ही उसका रिश्ता किंजल से पक्का कर दिया। किंजल तो संजय को पसंद करती ही थी, इसलिए वो झट से इस शादी के लिए मान गई। तो वहीं दूसरी तरफ संजय ने निशा की मां से उसका हाथ मांग लिया। घर आकर संजय की मां उसे किंजल की तस्वीर दिखाती है। लेकिन माँ, तुमने मेरे बिना पूछे ही शादी की बात पक्की कैसे कर दी? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तू अपने मरे हुए पिता के वचन को तोड़ना चाहता है तो ठीक है, चला जा मेरे घर से। आज से तेरा और मेरा रिश्ता भी खत्म, रह लूंगी मैं अकेले। अपनी माँ की जिद के आगे और मरे हुए पिता के वचन को पूरा करने के लिए संजय को झुकना ही पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाता है। इधर दोनों सहेलियों को जब एक दूसरे की शादी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती हैं। मैं बहुत खुश हूँ निशा कि हम दोनों सहेलियों की शादी होने जा रही है। हाँ, मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ किंजल। संजय निशा को मना करने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि निशा की माँ का अचानक निधन हो गया। संजय अब निशा को मना नहीं कर पाता। किंजल और निशा की दोस्ती काफी गहरी थी। किंजल के माता पिता निशा को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। उसकी माँ की मौत के बाद निशा की शादी भी वो अपनी बेटी के मंडप में ही करवाने का फैसला लेते हैं। इसी दौरान संजय को पता चल जाता है कि निशा और किंजल सहेलियां हैं, लेकिन वो अब 2 नाव पर सवार था और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है। सहरे के पीछे मुंह छुपाए संजय जब मंडप में पहुंचता है तभी किंजल निशा से कहती है, लो भाई, मेरा दूल्हा तो आ गया, लेकिन निशा तेरा दूल्हा कब आएगा? और ये क्या संजय, तुमने ये सहरे से अपना चेहरा क्यों ढका है? इसे हटाओ, आखिर मेरी सहेली को भी तो पता चले कि उसके जीजू कितने हैंडसम हैं।
संजय अपना सेहरा हटाता है, जहाँ निशा उसे देख हैरान रह जाती है। संजय, तुम? मुझे माफ कर देना निशा। किंजल, मैं तुम दोनों को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन ना तो मैं अपने प्यार को छोड़ सकता था और ना ही अपने मरे हुए बाप के वचन को तोड़ सकता हूँ। मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ और तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को ही खुश रखूंगा और कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अब आगे का फैसला मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। निशा और किंजल दोनों ही संजय से प्यार करती थी और वो दोनों ही उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए दोनों ही संजय से शादी कर लेती हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती हैं। सुप्रिया फूट फूट कर रोई जा रही थी। हॉस्पिटल में उसके पिता अजीत आखिरी सांस ले रहे थे। सुप्रिया के पिता अजीत को दिल की बीमारी थी और सुबह अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। अरे मेरे दोस्त, तू ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। बस तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर अपने हाथों से तू सुप्रिया बेटी का कन्यादान करना। तू और मैं यही तो चाहते थे कि सुप्रिया मेरे घर की बहू बने। अजीत, अजीत मेरे दोस्त, डॉक्टर जल्दी आइए। पापा, पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा, पापा। अजीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और बेटी सुप्रिया की जिम्मेदारी मोहनलाल पर आ गई। बचपन में जब सुप्रिया और मोहनलाल का बेटा सूरज छोटे थे, तभी ये रिश्ता तय हो गया था। मोहनलाल अपने दोस्त अजीत के अंतिम संस्कार के बाद सुप्रिया को घर ले आता है और शादी की बात कहता है। माँ, उसकी शक्ल तो देखो, कितनी काली है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देख सूरज बेटा, अगर तूने इस शादी के लिए मना किया तो तेरे पापा को तो तू जानता है, तुझे अभी के अभी इस घर से निकाल देंगे और एक फूटी कौड़ी भी तेरे हाथ में नहीं देंगे। माँ ठीक कह रही है भैया, आप पापा का गुस्सा तो जानते हो, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तेरे पापा को मैं जानती हूँ, गुस्से में आकर ये उस काली कलूटी के नाम सारी जायदाद कर बैठे तो मलते रहेंगे हम हाथ फिर। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? तभी सूरज का मामा अजगर सिंह आ जाता है। अरे भांजे, करना क्या है? उस काली लड़की से शादी करनी है, बाकी तेरा मामा तुझे सब समझा देगा। मामा मतलब तुम भी यही चाहते हो कि मैं उस काली लड़की को अपनी पत्नी बना लूं? तुमने उसका चेहरा देखा है? हाँ, मैं उसी से तो मिलकर आ रहा हूँ। हॉल में जीजा जी के साथ बैठी है। अरे भांजे, तू शादी के लिए हाँ कह दे, उसी में तेरा फायदा है, वरना न घर के रहोगे न घाट के। हाँ, न जाने अजगर सिंह के दिमाग में क्या साजिश चल रही थी कि वो सूरज को इस शादी के लिए जोर दे रहा था। सूरज और सुप्रिया की शादी हो जाती है। सूरज बेटा, जाने की सारी तैयारियां हो गई? हाँ माँ, सब तैयारी हो गई है। माँ जी, हम कुछ दिन बाद चले जाते, अभी तो आप सबके साथ कुछ दिन रुके भी नहीं, आप सबको जानने का मौका भी नहीं मिला। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुमने हमेशा ही इस घर में रहना है, पर शादी में शुरू शुरू में ही हनीमून पर हो आओगी तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाओगे, तुम्हारे रिश्ते में मजबूती आएगी। इसीलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने यही फैसला लिया है कि तुम हनीमून पर जाओ। हाँ बहू, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इन सब ने कब तुम्हारी शिमला की टिकट करवा दी। भैया तो बोल रहे थे कि मलेशिया चले जाते हैं, पर भाभी ने उन्हें कहा कि वो अब इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहती, इसलिए भैया ने शिमला की ही करवा ली। कोई बात नहीं, शिमला में तो अभी बर्फ पड़ रही है, वहां भी तो मौसम बहुत अच्छा है, अजगर भैया बता रहे थे। हाँ वो तो है। चलो अब तुम लोग गाड़ी में सामान रखो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आता हूँ। एक काम करो, हम सभी बहू और सूरज को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चलते हैं। सब लोग सूरज और सुप्रिया को एयरपोर्ट छोड़कर आ जाते हैं। सूरज होटल पहुंचकर अपने मामा को फोन मिलाता है। मामा, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाओगे, पर ये तो मेरे गले में फांसी के फंदे की तरह बंध गई है। मैं इसके साथ एक सेकंड नहीं रह सकता। मैं इसके साथ कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे इससे छुटकारा चाहिए आज के आज। देख सूरज, सब्र से काम ले। आज रात तू जैसे तैसे काट ले, कल सुबह मैं शिमला पहुंच जाऊंगा और मैं तुझे फोन करूंगा, तो तू सुप्रिया को लेकर मेरी बताई जगह पर पहुंच जाना। अजगर सूरज को सब कुछ समझा देता है। सूरज को तो बस सुप्रिया से छुटकारा चाहिए था, भले ही उसके लिए सूरज को कुछ भी करना पड़े। तभी सुप्रिया सूरज के पास आती है। सूरज, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला, वरना मुझ जैसी काली और बदसूरत लड़की को शादी के लिए भला हाँ कौन कहता। अब हाँ ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। जाओ तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। अगले दिन सूरज सुप्रिया को घुमाने के बहाने एक सुनसान पहाड़ी पर लेकर जाता है। कितना सुंदर नजारा है, पर यहाँ कोई घूमने नहीं आया। अरे मैं तुम्हें स्पेशल जगह लाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ अकेले में डर लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है,
आप मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर। अच्छा चलो, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, फिर मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊं तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? बिल्कुल, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। सूरज सुप्रिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर पहाड़ी से धक्का देने के लिए ले जाने लगता है। सुप्रिया को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो आंखों पर पट्टी बांधे सूरज के बताए रास्ते पर चलती जा रही थी। पहाड़ी का किनारा आने ही वाला था कि सूरज सुप्रिया से बोला, सुप्रिया, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारे काले रंग से नफरत है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। और आप मुझे इस पहाड़ी से धक्का देने के लिए लाए हो, मैं ये सच जानती हूँ। जब आप मामा जी से फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने आपकी बातें सुन ली थी। सुनिए, यहाँ कोई भी नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। आपके पास ये अच्छा मौका है, आप मुझे पहाड़ी से धक्का देकर हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तभी सूरज का मामा अजगर सिंह आ जाता है। भांजे, जल्दी कर, जल्दी से धक्का दे इस काली कलूटी को। अरे देख क्या रहा है, दे धक्का। अरे बर्फ तो पहाड़ों पर जमी है, तेरे ऊपर थोड़ी, जो तू बर्फ की तरह जमा खड़ा है। मैं ही इसे धक्का देता हूँ, तुझसे नहीं होगा, हट हट। अजगर सिंह जैसे ही सुप्रिया को धक्का देने लगता है, उसका पैर फिसल जाता है। सुप्रिया चिल्लाने लगती है, सूरज, मामा जी को बचाओ। मामा जी आप घबराओ नहीं, मेरा हाथ मत छोड़ना। सूरज, आप मामा जी का हाथ पकड़ कर रखना, मैं देखती हूँ यहाँ कहीं आसपास कोई मदद मिल जाए। सुप्रिया भागती हुई जाती है। सूरज अजगर सिंह को बचा लेता है। सूरज बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने हीरे जैसी बहू के साथ कितना गलत किया बेटा। आई एम सॉरी सुप्रिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सूरज की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वापस लौटने पर सारी बात सुप्रिया की सास और ननद को पता चलती है। वो भी अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उस दिन के बाद सुप्रिया को अपनी ससुराल में बहुत प्यार मिला। अब उससे कोई भी नफरत नहीं करता था। ये देखकर मोहनलाल की सारी चिंता दूर हो गई, क्योंकि उन्हें खुशी थी कि उन्होंने जो अपने दोस्त से वादा किया था वो आज पूरा हो गया था।